राधे राधे दोस्तों। मैं रेशु एक नई कहानी लेकर आई हूँ, खरीदी गई दुल्हन की। 48 साल के सुनील का दिल अपने कमरे में जाते समय 25 साल के युवा सा धड़क रहा था। आने वाले लम्हों की कल्पना ही उसकी सांसों को काबू किए दे रही थी, शरीर में झुरझुरी सी पैदा कर रही थी। आज उसकी स्वागरात है। इस रात को उसने सपनों में इतनी बार जिया है कि इसके हकीकत में बदलने को लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा। बेशक वह अंजू को पैसे देकर ब्याह कर लाया है, तो क्या हुआ, है तो उसकी पत्नी ही। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शादी होती होगी जिसमें पैसे नहीं लगते, किसी में कम तो किसी में थोड़े ज़्यादा। 10 साल पहले जब छोटी बहन सविता की शादी हुई थी, तब पिताजी ने उसकी ससुराल वालों को दहेज में क्या कुछ नहीं दिया था। नकदी, गहने, गाड़ी सभी कुछ तो था। तो क्या इसे किसी ने सविता के लिए दूल्हा खरीदना कहा था? नहीं ना। फिर वह क्यों अंजू को लेकर इतना सोच रहा था? कहने दो जिसे जो कहना था। मुझे तो आज सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखना है। दुनिया का वह वर्जित फल चखना है जिसे खाकर इंसान बोर आ जाता है। मन में फूटते लड्डुओं का स्वाद लेते हुए सुनील ने स्वागरात के लिए सजाए हुए अपने कमरे में प्रवेश किया। अब तक उसने जो फिल्मों और टीवी सीरियलों में देखा था, उसके ठीक विपरीत अंजू बड़े आराम से सुहाग सेज पर बैठी थी। उसके शरीर पर शादी के जोड़े की बजाय पारदर्शी नाइटी देखकर सुनील को अटपटा सा लगा, क्योंकि उसका तो यह सोच सोच कर ही गला सूखे जा रहा था कि वह घूंघट उठाकर अंजू से बातों की शुरुआत कैसे करेगा। मगर यहाँ का माहौल देखकर तो लग रहा है जैसे कि अंजू तो उससे भी ज़्यादा उतावली हो रही है। सुनील हिचकिचा सा बेड के एक कोने में बैठ गया। अंजू थोड़ी देर तो सुनील के पहल का इंतजार करती रही, फिर उसे झिझकते देखकर खुद ही उसके पास खिसक आई और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। सुनील के हाथ अंजू के इर्द गिर्द लिपट गए। अंजू ने अपने आप को हल्का सा धक्का दिया और वे दोनों ही बेड पर लुढ़क गए। अंजू ने सुनील के ऊपर झुकते हुए उसके होठ चूमने शुरू कर दिए तो सुनील बावला सा हो उठा। उसके बाद तो सुनील को कुछ भी होश नहीं रहा। प्रकृति ने जैसे उसे सब कुछ एक ही लम्हे में सिखा दिया। अंजू ने उसे चरम तक पहुंचाने में पूरा सहयोग दिया था। सुनील का यह पहला अनुभव ऐसा था जैसे गूंगे को गुड़ का स्वाद, जिसके स्वाद को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं। एक ही रात में सुनील तो जैसे जोरू का गुलाम ही हो गया था। आज अंजू ने उसे वह तोहफा दिया था जिसके सामने दुनिया की सारी खुशी फीकी थी। सुबह सुनील ने बेफिक्री से सोती हुई अंजू को नजर भर कर देखा। सब कुछ सामान्य ही था उसमें, कटकाठी, रूप रंग और चेहरा मोरा सभी कुछ। मगर फिर भी रात जो खास बात हुई थी उसे याद करके सुनील मन ही मन मुस्कुरा दिया और सोती हुई पत्नी को प्यार से चूमता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अंजू जैसी भी थी सुनील से तो 21 ही थी। सुनील का गहरा सांवला रंग, मोटाया हुआ सा शरीर, कम पढ़ाई लिखाई सभी कुछ उसकी शादी में रोड़ा बने हुए थे। अब तो सिर के बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। बहुत कोशिशों के बाद भी जब जान पहचान और अपनी बिरादरी में सुनील के रिश्ते की बात नहीं जमी, तो उसकी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए उसकी बुआ ने उसकी माँ को सलाह दी कि अगर अपने समाज में बात नहीं बन रही तो किसी गरीब घर की गैर बिरादरी की लड़की के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। और तो और आजकल तो लोग पैसे देकर भी
दुल्हन ला रहे हैं। बुआ की बात से सहमत होते हुए भी सुनील की माँ ने एक बार उसकी कुंडली मंदिर वाले पंडित जी को दिखाने की सोची। पंडित जी ने कुंडली देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, शादी का योग तो हर किसी की कुंडली में होता ही है। किसी की शादी जल्दी तो किसी की देर से होती है, मगर समझदार लोग आजकल कुंडली के फेर में नहीं पड़ते। आप तो कोई ठीक ठाक सी लड़की देखकर बच्चे का घर बसा दीजिए, चाहे कुंडली मिले या ना मिले, बस लड़की मिल जाए और शादी के बाद दोनों के दिल। सुनील की माँ को बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने मिलने वालों व रिश्तेदारों के बीच में यह बात फैला दी कि उन्हें सुनील के लिए किसी भी जात बिरादरी की लड़की चलेगी, बस लड़की संस्कारी और दिखने में थोड़ी ठीक ठाक हो। बात निकली है तो थोड़ी दूर तक जाएगी। एक दिन सुनील की माँ से मिलने एक व्यक्ति आया जो शादियाँ करवाने का काम करता था। उसी ने उन्हें अंजू के बारे में बताया और सुनील से उसकी शादी करवाने के एवज में 20,000 रुपये की मांग की। सुनील अपनी माँ और बुआ के साथ अंजू से मिलने उसके घर गया। बेहद गरीब घर की लड़की अंजू अपने 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। उससे छोटा एक भाई और भाई से छोटी एक बहन रीमा। अंजू की 2 बड़ी बहनें भी उसकी ही तरह खरीदी गई। 25 साल की युवा अंजू उम्र में सुनील से लगभग 12-13 साल छोटी थी। एक कमरे के छोटे से घर में इतने प्राणी कैसे रहते होंगे, यह सोचकर ही सुनील हैरान हो रहा था। उसे तो यह सोचकर हंसी आ रही थी कि कैसी परिस्थितियों में ये बच्चे पैदा हुए होंगे। खैर, अंजू को देखने के बाद सुनील ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब यह तय हुआ कि शादी का सारा खर्चा सुनील का परिवार ही उठाएगा और साथ ही अंजू के परिवार को 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर कुछ सुधर सके। 50,000 रुपये एडवांस देकर सुनील और अंजू की शादी का सौदा तय हुआ और जल्दी ही घर के 4 जने जाकर अंजू को ब्याह लाए। बिना किसी बारात और शोर शराबे के अंजू उसकी पत्नी बन गई। अंजू निम्न वर्गीय घर से आई थी, इसलिए सुनील के घर के ठाट बाट देखकर वह भौचक्की सी रह गई। बेशक उसका स्वागत किसी नववधू सा नहीं हुआ था, मगर अंजू को इसका न तो कोई अफसोस था, ना ही उसने कभी इस तरह का कोई सपना देखा था, बल्कि वह तो इस घर में आकर फूल ही नहीं समा रही थी। जितना खाना उसके मायके में दोनों वक्त बनता था, उतना तो यहाँ एक वक्त के खाने में बच जाता है और कुत्तों को खिलाया जाता है। ऐसे ऐसे फल और मिठाइयाँ उसे यहाँ देखने और खाने को मिल रहे थे जिनके उसने सिर्फ नाम ही सुने थे, देखे और चखे कभी नहीं। अगर मैं सुनील के दिल की रानी बन गई तो फिर घर की मालकिन बनने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। अंजू ने मन ही मन सोच लिया कि आखिरकार उसे घर की सत्ता पर कब्जा करना ही है। सुना था कि पुरुष के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। नहीं, पेट से होकर नहीं, बल्कि उसकी भूख की आनंददायी संतुष्टि से होकर जाता है। फिर भूख चाहे पेट की हो, धन की हो या फिर शरीर की हो। यदि मैं सुनील की भूख को संतुष्ट रखूंगी तो वह निश्चित ही मेरे आगे पीछे घूमेगा और फिर तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी, घर की महारानी। यह सोच सोचकर अंजू खुद ही अपने दिमाग की दाद देने लगी। बनो दिल की रानी। अपने इस प्लान के मुताबिक अंजू रोज दिन में 2 बार सुनील को प्यार भरा मैसेज भेजने लगी। लंच टाइम में उसे फ़ोन करके याद दिलाती कि खाना टाइम पर खा लेना। वह शाम को सज धज कर सुनील को उसके इंतज़ार में खड़ी मिलती।
रात के खाने में भी वह सुनील को गर्मा गर्म फुलके अपने हाथ से बनाकर ही खिलाती थी, चाहे उसे घर आने में कितनी भी देर क्यों न हो जाए, और खुद भी उसके साथ ही खाती थी। यानी हर तरह से सुनील को यह महसूस करवाती थी कि वह उसकी जिंदगी में सबसे विशेष व्यक्ति है, और हर रात वह सुनील को अपने क्रियाकलापों से खुश करने की पूरी कोशिश करती थी। उसने कभी सुनील को मना नहीं किया, बल्कि वह तो उसे प्यार करने को प्रोत्साहित करती थी। उम्र में छोटी होने के कारण सुनील उसे बच्ची ही समझता था और उसकी हर नादानी को नज़रअंदाज कर देता था। कहने को तो सुनील अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, मगर कम पढ़े लिखे होने और अति साधारण शक्ल सूरत के कारण अक्सर लोग उसे कोई खास तजुर्बा नहीं दिया करते थे। वहीं उसकी शादी भी नहीं हो रही थी, सो सुनील हीन भावना का शिकार होने लगा था। मगर अंजू ने उसे यह एहसास दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वह कितना काबिल और ख़ास इंसान है, बल्कि वह तो कहती थी कि सुनील ही उसकी सारी दुनिया है। अंजू के साथ और प्यार से सुनील का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। अंजू को पाकर सुनील ऐसे खुश था जैसे किसी भूखे व्यक्ति को हर रोज भरपेट स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा हो। एक दिन अंजू की माँ का फ़ोन आया। वे उससे मिलना चाह रही थी। रात में अंजू ने सुनील की शर्ट के बटन खोलते हुए अदा से कहा, मुझे कुछ रुपए चाहिए, माँ ने मिलने के लिए बुलाया है, पहली बार जा रही हूँ, अब इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हूँ, खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना, तो माँ से ले लो ना। सुनील ने उसे पास खींचते हुए कहा, माँ से क्यों ले लूँ, मैं तो अपने हीरो से ही लूँगी, वह भी हक से। कहते हुए अंजू ने सुनील के सीने पर अपना सिर टिका दिया। कितने चाहिए? अभी ये रखो, और चाहिए तो कल दे दूँगा। सुनील ने निहाल होते हुए उसे 20,000 रुपये थमा दिए और फिर अंजू को बाहों में कसते हुए लाइट बंद कर दी। अंजू 15 दिनों के लिए मायके गई थी, मगर 5 दिनों बाद ही सुनील को उसकी याद सताने लगी। अंजू की शहद भरी बातें और मस्ती भरी शरारतें उसे रात भर सोने नहीं देती। उसने अगले ही दिन अंजू का तत्काल का टिकट बनवाकर आने के लिए कह दिया। अंजू भी जैसे आने के लिए तैयार ही बैठी थी। उसके वापस आने के बाद सुनील की दीवानगी उसके लिए और भी बढ़ गई और अंजू हर महीने सुनील से 10-15 हज़ार रुपये लेकर अपने मायके भेजने लगी। अंजू ने सुनील से उसका एटीएम कार्ड नंबर और पिन आदि ले लिया, जिसकी मदद से वह अपने बहनों और भाइयों के लिए कपड़े, घरेलू सामान आदि भी ऑनलाइन ऑर्डर करके भेज देती। अंजू के प्यार का नशा सुनील के सिर चढ़कर बोलने लगा, सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। घर में अंजू का ही हुक्म चलने लगा। बेटे की इच्छा को देख सुनील की माँ को न चाहते हुए भी तिजोरी की चाबियाँ बहू को देनी पड़ी। सामाजिक लेन देन आदि भी सब कुछ उसी की सहमति या अनुमति से होता था। सुनील की माँ उसे कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि अंजू ने उन्हें भी यह एहसास करवा दिया था कि उसने सुनील से शादी करके सुनील सहित उनके पूरे परिवार पर एहसान किया है। सुनिए ना, मेरी इच्छा है कि मेरा नाम हर जगह आपके नाम से जुड़ा हो। एक दिन अंजू ने सुनील से बड़े ही अपनेपन से कहा, अरे इसमें इच्छा की क्या बात है, वह तो जुड़ा ही है। देखो तुम मेरी अर्धांगिनी हो, यानी मेरा आधा हिस्सा। इस नाते मेरी हर चल अचल संपत्ति पर तुम्हारा आधा हक हुआ ना। सुनील ने बड़े प्यार से अंजू को समझाया। वह तो ठीक है, मगर यह सब अगर कानूनी रूप से भी हो जाता तो कितना अच्छा होता ना, मगर उसमें तो कई पेज होंगे न। चलो रहने दो,
बिना मतलब आप परेशान हो जाओगे। अंजू ने बालों की लट को उंगलियों में लपेटते हुए कहा। मेरी जान, मेरे तन मन और धन सबकी मालिक तुम हो, सुनील ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। और फिर एक दिन वकील और सीए को बुलाकर अपने घर, दुकान, बैंक अकाउंट व अन्य चल अचल प्रॉपर्टी में अंजू को कानूनन अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इधर एक बच्चे की मां बनकर जहां अंजू ने सुनील के खानदान को वारिस देकर सदा के लिए उसे अपना कर्जदार बना लिया, वहीं मां बनने के बाद अंजू के रूप और यौवन में आए निखार ने सुनील की रातों की नींद उड़ा दी। सुनील को अब अपनी ढलती उम्र का एहसास होने लगा था। वह यह महसूस करने लगा था कि अब उसमें पहले वाली ऊर्जा नहीं रही और वह अंजू की शारीरिक जरूरतें पहले की तरह पूरी नहीं कर पाता। अपनी इस गिल्ट को दूर करने के लिए वह अंजू की हर भौतिक जरूरत पूरी करने की कोशिश में लगा रहता। सुनील आंख बंद करके अंजू की हर बात मानने लगा था। अंजू बेशक सुनील की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई थी, मगर उसने भी अपने दिल का मालिक सिर्फ और सिर्फ सुनील को ही बनाया था। वह यह बात कभी नहीं भूल सकती थी कि जब उसके आस पड़ोस के लोग उसे खरीदी हुई दुल्हन कहकर नफरत से देखते थे, तब यही सुनील कैसे उसकी ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाता था और उसे दुनिया की चुभती हुई निगाहों से बचाकर अपने दिल में छिपा लेता था। उसकी सास ने उसे कभी अपने खानदान की बहू जैसा सम्मान नहीं दिया था, मगर फिर भी अपनी स्थिति से आज वह खुश थी। उसने बहुत ही योजना अनुसार अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल लिया था। अंजू ने मोमबत्ती की तरह खुद को जलाकर अपने परिवार को रोशन कर दिया था। अंजू ने दुकान के काम में मदद करने के लिए अपने भाई को अपने पास बुला लिया। इसी बीच सुनील की मां चल बसी, तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अंजू ने अपने माँ पापा और छोटी बहन रीमा को भी अपने पास ही बुला लिया। एक दिन वही दलाल सुनील के घर आया जिसने अंजू से उसकी शादी करवाई थी। रीमा को देखते ही उसकी माँ से बोला, क्या कीमत लगाओगे लड़की की? किसी को जरूरत हो तो बताना पड़ेगा ना। मेरी बहन किसी की खरीदी हुई दुल्हन नहीं बनेगी, अंजू ने फुंकारते हुए कहा। खरीदी हुई दुल्हन? बड़ी जल्दी पर निकल आए, अपनी शादी का किस्सा भूल गई क्या? दलाल ने अंजू पर ताना कसते हुए कहा। मेरी बात और थी, मैं तो बिना सहारे की बेल थी जिसे किसी न किसी पेड़ से लिपटना ही था, मगर रीमा के साथ ऐसा नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, कुदरत ने उसे सुनील के रूप में सिर पर छत दे दी और पाँव के नीचे जमीन थी। अभी मैं जिंदा हूँ और अपनी बहन की शादी कैसे करनी है यह हम खुद तय कर लेंगे। आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ, सुनील को मेरी जिंदगी में लाने के लिए मैं सदा आपकी कर्जदार रहूंगी। धन्यवाद। अंजू ने दलाल से हाथ जोड़ते हुए आभार जताया। वहीं पीछे खड़ा सुनील मुस्कुरा रहा था। आज उसके दिल में अंजू के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत भी बढ़ गई थी।